उज्जैन प्रेस क्लब के चुनाव सोमवार को निर्विरोध संपन्न होने के साथ ही शहर की पत्रकारिता में एक और नई ऊर्जा का संचार हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई समाज सेवी नंदलाल यादव को क्लब का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। वहीं विक्रम सिंह जाट और उदय सिंह चंदेल उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। उज्जैन प्रेस क्लब की पूरी टीम की घोषणा के बाद पत्रकारों के बीच हर्ष का और उल्लास का माहौल छा गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नंदलाल यादव ने पदभार संभालते ही पत्रकारों की सबसे बड़ी जरूरत स्थायी प्रेस क्लब बिल्डिंग के निर्माण का बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि पत्रकारों के हितों के लिए वो हर संभव और सर्वोत्तम कार्य करेंगे। आज का दिन जो पत्रकार साथियों ने मेरे को जवाबदारी सौंपी है उसके लिए सभी साथियों को धन्यवाद। और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रेस क्लब के लिए जो भी रुके हुए काम हैं सब किए जाएं। एक तो प्रेस क्लब का अपना निजी भवन बनाना है, वाचनालय बनाना है और सिंहस्थ के कार्यों में पत्रकार साथियों की भूमिका निहित करना है। उपाध्यक्ष विक्रम जाट और उदय चंदेल ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये उन्हें पत्रकारों की सेवा करने का बहुमूल्य अवसर मिला है। उन्होंने दावा किया है कि अब उज्जैन प्रेस क्लब को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक नई पहचान मिलेगी। कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विशाल हाड़ा, सचिव पद पर विजय व्यास और कोषाध्यक्ष के रूप में भूपेंद्र भूतड़ा को शामिल किया गया है। सह सचिव कमलेश जाटवा के साथ हर्ष जायसवाल, रवि सेन, अपूर्व देवड़ा, धर्मेंद्र भाटी समेत 14 अन्य सदस्य नई टीम को मजबूती देंगे, जो अब उज्जैन की मीडिया जगत को नई दिशा देने के लिए तैयार है। आज हमारे प्रेस क्लब की वार्षिक साधारण सभा थी। सबसे पहले तो उसमें बजट जो हमारा रहता है वो पेश किया गया, जो सबने बहुमत के साथ पारित किया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा कि हमारे यहाँ 3 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं, लेकिन चूंकि चुनाव में खर्चा भी होता है, आपसी मतभेद भी होते हैं, तो उसको हमने सबने मिलकर निर्णय लिया कि इस बार चुनाव नहीं करा जाए। तो हमने सर्वसम्मति से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय नंदलाल जी यादव, जो पिछले 20 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें हमने सबने मिलकर अध्यक्ष चुना है। इसके साथ कार्यकारिणी को भी हमने जो है निर्विरोध सदन से बहुमत के साथ पारित कराया है। तो सारा निर्विरोध काम हुआ है इस बार। किस चीज़ को क्या क्या पद दिए गए? देखिए, इसमें पदाधिकारी विजय व्यास जी जो हैं सचिव के रूप में आए हैं, 2 उपाध्यक्ष हमारे बने हैं, एक उदय चंदेल हैं, एक विक्रम जाट हैं, एक कोषाध्यक्ष हैं भूपेंद्र भूतड़ा, एक संयुक्त सचिव हैं कमलेश जाटवा जी। मुझे जो है कार्यकारी अध्यक्ष की जवाबदारी दी गई है। इसके साथ हमारे 14 कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो मिलकर काम करेंगे और मैं समझता हूं कि आदरणीय नंदलाल जी यादव के आने से पत्रकार हित में कई काम होंगे। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा काम प्रेस क्लब में हो जाया करेगा। तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। क्षिप्रा नदी के पास कार्तिक ग्राउंड मेले में लगे पारंपरिक कार्तिक मेले की रौनक उस समय फीकी पड़ गई जब नगर निगम ने अवैध झूलों के बाद अब निगम कमिश्नर के निर्देश पर निगम कर्मियों ने मोटरसाइकिल और कार सर्कस उर्फ मौत का कुआं को परमिशन देने की स्थिति बंद कर दी है। इस अचानक लिए गए निर्णय का विरोध करते हुए मोटर कार सर्कस संचालक शुभम कुशवाहा ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मौत के कुएं को तुरंत शुरू करने की मांग की है। संचालक शुभम कुशवाहा का कहना है कि उन्होंने मोटर कार सर्कस शुरू करने से पहले नगर निगम से पूरी अनुमति ली थी और टेंडर के सभी शर्तों को भी पूरा किया था।
बावजूद इसके निगम ने इसे गलत ठहराते हुए बंद कर दिया। संचालक ने आरोप लगाया कि अधिकारी अब एसडीएम की अनुमति मांग रहे हैं, जबकि एसडीएम ने मेले की किसी भी गतिविधि के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की है। दूसरी ओर एडिशनल एसपी की अनुमति नगर निगम को दी गई है, लेकिन उसे भी मान्य नहीं किया जा रहा है। सर्कस संचालक ने स्पष्ट कहा है कि यदि नगर निगम अनुमति नहीं देना चाहता तो उसकी जमा की गई पूरी राशि वापस की जाए। साथ ही मौत का कुआं बंद होने के कारण आसपास के दुकानदारों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये लगातार नगर निगम वाले प्रताड़ित कर रहे हैं हम लोगों को। और दूसरी बात, मैंने परमिशन ली नगर निगम से। जब परमिशन का नहीं था देने का तो मोटरसाइकिल सर्कस लगाने का वो करना ही नहीं था टेंडर, क्योंकि टेंडर मेरे नाम से हुआ है और इसमें हमने 8 लाख रुपये का टेंडर हुआ था इसमें, और हमने आधी राशि भर चुके हैं इसमें हम लोग। और निगम हमको आए दिन परेशान कर रही है, परमिशन नहीं, हमारे पास परमिशन है। हम एडिशनल एसपी साहब से परमिशन लेकर आए, हम एसडीएम साहब के पास गए थे। एसडीएम साहब ने बोला कि कोई झूले की परमिशन नहीं है, तो इसके लिए परमिशन मैं आपको भी नहीं दे पाऊंगा। आपने किसके नाम ज्ञापन दिया और क्या मांग? हमने निगम आयुक्त के नाम जी के ज्ञापन दिया है और अपने कमिश्नर साहब जी को भी ज्ञापन दिया है। हमारी मांग ये है, अगर कुआं नहीं चालू कर पाए तो हमारी राशि वापस कर दे। क्या कहना उनका अधिकारी, उनका क्या कहना? अधिकारी के पास जाते हैं हम लोग तो वो कहते हैं कि उनसे बात करो, उनसे बात करो। पहली बात तो कोई अधिकारी मिल नहीं रहे नगर निगम में। जिस जगह पर मौत का कुआं लगा था, समीप ही बाबा अमरनाथ की गुफा, मिक्की माउस सहित अन्य आइटमों पर भी सन्नाटा छा गया। इसका कारण यह है कि मेले में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। संचालक और दुकानदारों ने मिलकर मांग की है कि सर्कस को तुरंत चालू कराया जाए, ताकि मेले की रौनक और व्यापार दोनों सामान्य हो सके। मेरी परेशानी ये आ रही है कि मोटरसाइकिल जो सर्कस कुआं लगा था इधर, उसके चक्कर में मैंने भी अमरनाथ लगाया था इधर, उसकी सुनते ही अभी मेरा भी 25 लाख रुपए चढ़ गए हैं। जो 6 लाख का मैंने निगम को भरा हुआ है, 3 लाख भरे और 3 लाख की रसीद और बाकी है भरने के लिए। अभी ये बंद हो गया तो मेरी लेबर 25 लेबर थी मेरे पास, तो मेरी लेबर ने मेरे ऊपर अभी शिकायत आज कर दी पुलिस स्टेशन में। पैसा ही नहीं आ रहा। किस प्रकार का नुकसान हो गया? मेरा 25 लाख का नुकसान हो रहा। ये कुएं के बंद करने से आपका क्या नुकसान? नुकसान जो ये जनता आ रही थी इधर, उसी की हिसाब से जनता आ रही थी, पब्लिक आ रही थी, जो स्टॉल वाले सामने थे उसी से आ रही थी। तो अब मैं क्या करूं? मेरा 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मैं किसको बताऊं? मेरे लेबर ने सब जाके मेरे ऊपर शिकायत कर दी यार, मारपीट कर दी आज, और पुलिस चौकी में भी कर जाओ सब। मैं गुजरात से आया हूँ, राजकोट से आया हूँ। मेरा शुभ नाम है शैलेश जी। बता दें कि मौत के कुएं के एडिशनल एसपी की परमिशन मान्य नहीं है, इसके लिए एसडीएम की परमिशन जरूरी है। अब एसडीएम की परमिशन के बाद मौत के कुएं का संचालन हो सकेगा। अगर परमिशन नहीं मिली तो मौत के कुएं के व्यापारी का लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। हमने क्या नाम है इसका, टेंडर के माध्यम से ये जो भूमि प्राप्त करी थी मारुति कार सर्कस के लिए, और हमने इसका आधा अमाउंट भी जमा कर दिया है निगम को। पर निगम रोज़ कोई ना कोई आता है निगम से, वो बंद करवा देता है। वो कहते हैं आपके पास परमिशन नहीं है। अब परमिशन क्या है? परमिशन हमने एडिशनल एसपी साहब से ले ली है, और एसडीएम साहब से बोलते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बोले मैंने झूलों की परमिशन नहीं दी तो मैं कुएं की परमिशन क्यों दूँ, सर्कस की परमिशन? उनका यूँ कहना है। निगम में जाते तो निगम वाले एक ही बात कहते कि तुम परमिशन लाओ, परमिशन लाओ, परमिशन लाओ। 8 तारीख को मेरा टेंडर खुला है। 8 तारीख के बाद में 5 दिन इसको लगाने में लग गए हैं। 13 तारीख तो यूं ही हो गई। 13 तारीख के बाद में 4 दिन 5 दिन चला, उसके बाद 19 तारीख से सलंग बंद करवाना है। 19 तारीख के बाद मैं संचालित इसको कर नहीं पाया हूँ, और मैं तो बिल्कुल आर्थिक तौर से बहुत परेशान हो चुका हूँ। कितना पैसा जमा कराओ, कितना बाकी है? 4 लाख रुपये हमने निगम में इसको जमा कर चुके हैं, जो टेंडर की आधी राशि है। अब हम ये चाहते हैं कि आप हमें संचालित नहीं करने दे रहे हो तो हमारी राशि वापस कर दें। आप किससे अधिकारी से, किससे निगम के? मैं निगम में आवेदन दे चुका हूँ इस चीज़ का। उनका कहना ये है कि अभी कर रहे हैं हम, किसी से भी मिले तो कि बात चल रही है, ऊपर बात होगी, मीटिंग होगी, एमआईसी होगी, क्या मालूम क्या क्या बात करते हैं। दुकानदारों में परेशानी होगी? दुकानदार, सारे दुकानदार परेशान हैं। आप चाहो तो दुकानदारों से बात भी कर सकते हो। अक्सर लोग सांपों को देखते ही मार देते हैं, लेकिन उज्जैन में सर्प मित्रों और डॉक्टरों की एक टीम ने मानवता की अद्भुत मिसाल पेश की है। रविवार की रात विक्रमनगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कोबरा सांप जेसीबी मशीन से गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहां के जागरूक निवासियों ने देखा तो तुरंत 5 सदस्यीय टीम सर्प मित्र महाकाल नगरी को सूचना दी। टीम के सदस्य राहुल मुखारीवाल और मुकुल ने मौके पर पहुंचकर घायल कोबरा को तुरंत रेस्क्यू किया। सांप जख्मी हालत में होने के बावजूद 24 घंटे तक सर्वाइव कर रहा था। इसके बाद सर्प मित्रों ने उसे बचाने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी मुकेश जैन से संपर्क किया। घायल सर्प को उद्यान मार्ग स्थित पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर मुकेश जैन और उनकी सहयोगी टीम, जिसमें पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी रविंद्र राठौर,
रामकन्या गौतम और प्रशांत परिहार शामिल थे। उन्होंने मिलकर कोबरा की सफल सर्जरी की और उसे टांके लगाए। सफल ऑपरेशन के बाद सर्प को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल सर्प स्वस्थ अवस्था में है। सर्प मित्र महाकाल नगरी की तत्परता और डॉक्टर जैन के सफल प्रयासों ने इस दुर्लभ जीव की जान बचाकर यह साबित कर दिया कि यह जीव कोई भी हो सकता है। उसकी जान बचाना ही सबसे बड़ी सेवा है। कृषि विभाग की लचर व्यवस्था के चलते उज्जैन में किसानों को यूरिया खाद के लिए कड़ाके की ठंड में रात भर परेशान होना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि वे पिछली रात करीब 8 बजे से ही 10 डिग्री तापमान में लाइन में लगे हैं, लेकिन 500 लोगों में से केवल 80 किसानों को ही टोकन मिला है। इससे नाराज किसानों ने आज मंडी गेट के बाहर चक्का जाम कर दिया। कालाबाजारी रोकने के लिए किसानों को सिर्फ 5 बोरी खाद दिया जा रहा था, जिससे छोटे किसानों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बार बार लाइन में लगना पड़ रहा था। कई किसान 3 दिन से लाइन में लगने के बावजूद टोकन नहीं मिलने से आक्रोशित थे। चक्का जाम के बाद कृषि विभाग की डीडीए और तहसीलदार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और व्यवस्था संभाली। उप संचालक कृषि यूएस तोमर ने आश्वासन दिया कि अब खाद वितरण की संख्या बढ़ा दी गई है। किसानों ने ठंड और मच्छरों से बचाव के लिए मंडी में ठहरने व भोजन की व्यवस्था न होने पर भी नाराजगी जताई। हालांकि कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जानकारी दी थी कि जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। क्या 3 बजे का आई रहा, कोई 5 बजे का आई रहा, कोई 1 बजे को आई रहा है। कितना खाद मिलता है 6-7 बोरी मिले। कितनी आवश्यकता है आपको? हमारे पास 20-25-30 बोरी की आवश्यकता है। तो अभी यहाँ पे चक्का जाम भी किया था। हाँ किया ना हमने। हाँ। किस लिए किया था चक्का जाम? खाद नहीं मलवा कारण है जो कहीं। तो 4 टोकन ले गया। वो तो भैया 10 भी ले सकता है। को लेकिन बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आधा को टोकन भी, आधा को क्या मतलब 1 रुपए में से 4 आना भी टोकन नहीं मिला। 80 टोकन दिया भी इन्हें, कम से कम जनता 500 थी आज, जिसमें से 500 में से 80 को टोकन दिया खाली सिर्फ, इसलिए आधे ने वहां जाकर रोड पे चक्का जाम कर दिया। क्या चाहते हैं आप? वो खातर पर्याप्त मिल जाए तो डबल आना नहीं पड़ता, रोज आना पड़ता है। 5 थैली देते हैं रोज, 5-5 थैली से क्या होता है। कितने बजे आना पड़ता है? कैसे? हम तो रात के 8 बजे आ गए थे यहाँ पर। रात के 8 बजे मेरी गाड़ी रात को 8 बजे आ गई था। हमको टोकन मिल गया क्योंकि रात भर रहे हम, पहला नंबर हमको मिला था यहाँ, तो रात भर को हम आ गए थे यहाँ पर, तो टोकन मिल गया। और बाकी आए रात में 12 बजे से 1 बजे से आने लग गए थे किसानों, तो उनको तो टोकन नहीं मिला। फिर कैसे व्यवस्था है ठंड में रुकने को? ठंड में व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पर, व्यवस्था कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। चक्का जाम की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ मंडी में 2 केंद्र हैं, एमपी एग्रो और मार्केट सोसाइटी। वहाँ 50-50 टन खाद उपलब्ध था, क्योंकि खेती के आधार कार्ड के आधार पर जितना खेती है उसके आधार पर 5 बोरी से 10 बोरी हम दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि सीजन चल रहा है और गेहूं में पहली ट्रोबलेशन होनी है, इसलिए जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। 6000 मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया उपलब्ध है। लगातार रैकें जो है आ रही हैं। 27 तारीख को एक रैक 26 टन की आ रही है। क्योंकि यह मंडी है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ की जो क्वांटिटी थी 50 टन थी, हम 100 टन कल से कर देंगे, तो अब कोई समस्या नहीं है। सर कितने बीघा पे कितना खाद दिया जाता है? 1 बीघा पे 1 बोरी दिया जाता है, तो 5 बोरी जमीन के आधार पर जो है किसानों को दिया जा रहा है, 5 बोरी से 10 बोरी। लेकिन किसानों को एकदम जो है 10 बोरी उपयोग नहीं करेगा। 10 बोरी बड़ा किसान है, तो 10 बोरी के बाद अगले दिन लेके 10 बोरी और ले जाए, तो उसमें वो भीड़ को जो है नियंत्रण। चक्का जाम नहीं था, वो केवल चर्चा थी, तो उनका जो है निराकरण कर दिया गया है। जिले के सभी किसान भाइयों से मेरी अपील है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी कॉम्प्लेक्स उपलब्ध है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे हमारे जो डबल लॉक्स हैं वहाँ पे भी विक्रय किया जा रहा है, जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ से भी विक्रय किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी समितियाँ हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में समितियाँ हैं, उन सभी जगहों पे यूरिया की उपलब्धता, डीएपी और कॉम्प्लेक्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और ज़िले में सभी समितियों पर यूरिया और डीएपी कॉम्प्लेक्स की उपलब्धता है। मैं आप सभी से अपील करूँगा कि पर्याप्त खाद उपलब्ध है ज़िले में। अपने अपने क्षेत्र के जो विक्रय केंद्र हैं और जो समितियां हैं वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा आईपीएस के खिलाफ जातिगत विद्वेष और महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग सामान्य वर्ग के सभी समाजजनों द्वारा की गई है। शिकायत में कहा गया है कि अभियुक्त संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को दोपहर पश्चात
भोपाल में आयोजित अजाक्स के सम्मेलन में यह भाषण दिया कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता, उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इस भाषण से समाज में जाति आधारित विग्रह, विद्वेष और अशांति फैलने का आरोप है। शिकायतकर्ता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, पूर्व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ और सामान्य वर्ग सहित अन्य समाजजनों का आरोप है कि इस प्रकार संतोष वर्मा ने धर्म, जाति, साथ ही मूल वंश के आधार पर ब्राह्मण बेटियों पर लज्जाजनक और अपमानजनक भाषण दिया है। उनके अनुसार जातिगत लांछन से पूरा ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज की महिलाएं अपमानित महसूस कर रही हैं। डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने माधवनगर थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायती आवेदन देकर जल्द ही संतोष वर्मा, उप सचिव कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत गंभीर अपराध दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। शिकायती आवेदन माधवनगर थाने पर देने के बाद सभी समाजजन एसपी प्रदीप शर्मा के पास भी पहुंचे और वर्मा द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणी अवगत कराते हुए तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के विरुद्ध आपत्तिजनक बातें कही गई हैं कि यदि आरक्षण ख़त्म करना है तो ब्राह्मण अपनी बेटी हमको दान में दे और या फिर संबंध बनाए। तो इस तरह से बात करना हमारी जाति समाज के लिए एक तरह से अपमान की बात है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और साथ ही ऐसे व्यक्ति को जेल में भी रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी उनके ऊपर कई महिलाओं ने गलत व्यवहार के आरोप लगाए और उनको पुलिस भी, इंदौर की पुलिस ने भी पकड़ा था। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार में से तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। तो सभी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सपाक्स अधिकारी कर्मचारी संगठन जिला उज्जैन का अध्यक्ष। प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि सपाक्स और अजाक्स के बीच एक न्यायालयीन विवाद चल रहा है। हमने आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दे रखी है। हम बड़े न्यायालयीन कार्रवाई के ढंग से, अपने शांतिपूर्वक ढंग से कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ रहे हैं और किसी भी अजाक्स के पदाधिकारी या दलित समाज के प्रति कोई द्वेषता हमारे मन में नहीं। किंतु इस बीच अजाक्स के कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा, उन्होंने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के ऊपर करी है। उन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक और अपमानित करने के लहजे में कहा है कि आरक्षण तभी समाप्त होगा जब कोई ब्राह्मण अपनी लड़की को हमें दान दे दे या उसकी लड़की हमारे लड़के से संबंध बना लेगी। इस तरह का बयान समाज में विद्रोह पैदा कर रहा है। ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज, पूरा सवर्ण समाज आंदोलित है और इससे पूरे प्रदेश में शांति भंग की आशंका है। ये संतोष वर्मा का कथन भड़काऊ है, समाज में विग्रह विद्वेष डालने वाला है और समाजों के बीच लड़ाई कराने वाला है। कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर रहने के योग्य नहीं है। सरकार को इसे तुरंत हटाना चाहिए, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और इसको जो है जेल के अंदर भेजना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी जाति की बेटियों को, सभी बेटियां चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, सभी बेटियां बेटी होती है और बेटी का अपमान करना, किसी भी महिला का अपमान करना, इससे बड़ा कोई घोर अपराध नहीं हो सकता। तो इसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश में उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की मांग करेंगे। एक बेजुबान आईएएस अफसर संतोष वर्मा जो अभी नए अजाक्स के अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आरक्षण की आड़ को लेकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर, हमारी विशेष करके मातृशक्ति को, बहनों को, हमारी बच्चियों को टारगेट करके उन्होंने जो आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक बयान दिया है। आज ब्राह्मण समाज और उसके साथ हमारी पूरी सपाक्स का संगठन, सवर्णों का संगठन, हमारे क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा, पूरा सवर्ण समाज आज एकत्रित होकर के हमने उस बदतमीज आईएएस अधिकारी के विरुद्ध हमने यहाँ पर एफआईआर करने के लिए पुलिस माधवनगर में अभी हमने आवेदन दिया है, लेखी आवेदन, और सब साक्षियों के नाम भी दिए हैं और पूरी हमने संकलन करके दिया और अब हम पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी जा रहे हैं
और थाने पर आवेदन देने के बाद हमने रिसीव लिए और एफआईआर करने के लिए अब हम पुलिस अधीक्षक को भी कहेंगे और ये पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा। यदि सरकार बोलती है कि भय और पक्षपात के बिना, राग और द्वेष के बिना हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे, अगर मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और सरकार अगर ये चाहती है कि निष्पक्ष रूप से समाज में सब लोगों के साथ काम करें, तो ऐसे अधिकारी को तुरंत अपने पद से बर्खास्त करे और कदाचारण के आरोप में और भारतीय संविधान की धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर करे। मंदसौर महिला थाने की टीआई रानी बेग पर एक 14 वर्षीय नाबालिग प्रिंस झांझोड़ के जबरन धर्मांतरण और खतना का गंभीर आरोप लगने के बाद भी कार्रवाई न होने से हिंदू संगठनों में गहरा रोष व्याप्त है। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह घटना देवास में टीआई बेग के कथित अवैध कब्जे वाले मकान पर उनके कश्मीरी पति तारिक हुसैन और एक मुस्लिम धर्मगुरु की मदद से की गई है। संगठन का आरोप है कि इस गंभीर शिकायत के बावजूद मंदसौर और देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालयों का इनके द्वारा टीआई रानी बेग को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। रानी बेग का मामला समस्त मीडिया के संज्ञान में है। 24/2/2025 से हिंदूवादी संगठन नाबालिग बच्चे की जबरन खतना करने वाली रानी बेग के खिलाफ आंदोलन कर रही है। अभी हमने आईटीआई से जानकारी प्राप्त हुई है कि मंदसौर और देवास में जो हमारे आवेदन जो डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के वहाँ से गए, उसमें कार्रवाई शून्य है। बड़ा दुख का विषय है कि इतनी शिकायत और इतने सबूत देने के बाद भी रानी बेग के खिलाफ पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खाली उसको मंदसौर एसपी साहब और देवास एसपी साहब उसको बचाने में लगे हुए हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति को शिकायत दी विदेश सबूत के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हमारे आदेश है कि मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर लव जिहाद नहीं होगा, धर्मांतर नहीं होगा और सिद्ध होने पर उसको फांसी होगी। माननीय डीजीपी महोदय के आदेश है कि जिस पुलिस विभाग के अधिकारी के खिलाफ विभाग में कोई जानकारी शिकायत लंबित हो या किसी न्यायालय में मामला विचाराधीन हो, उसको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि खतना करने वाली रानी बेग को पुरस्कार के रूप में मंदसौर महिला टीआई का इंचार्ज दे रखा है। आज हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर विजय रामदास जी महाराज के साथ में बड़े साधु संतों की उपस्थिति में वैदिक सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले प्रिंस झांझोड़ के जो घटना करी है उस रानी बेग और ताहिर हुसैन और मुस्लिम धर्मगुरु देवास के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने हेतु और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई या क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, क्योंकि देवास और मंदसौर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। 10 महीने की हमारी मेहनत हमने देखा आईटीआई में बिल्कुल पुण्य लिख ली है। आज हमने इस आंदोलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि हमें आप पर विश्वास है, आपके गृह का क्षेत्र का मामला है, आपको संज्ञान लेना चाहिए और आपको अधिकारी को निर्देश देना चाहिए कि रानी बेग एक जिहाद की किस्म की महिला है। ये एक वैदिक सनातन हिंदू धर्म में जन्म देने वाले बच्चों को माइंड वॉश करके आतंकवादी बनाना चाहती है, हमले कराना चाहती है। जैसे कि सुसाइड बम होता है दिल्ली में, आप देखते हैं डॉक्टरों को हमले करे हैं। तो हमें पूरा अंदेशा है कि इसका पति जो ताहिर हुसैन है वो जम्मू का रहने वाला है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और आज जो हमने ज्ञापन दिया है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत भी उचित जानकारी नहीं दी जा रही है। संगठन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डीजीपी से अपील करते हुए मुख्यमंत्री के धर्मांतरण रोकने के सख्त निर्देशों का हवाला दिया है और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना गोरक्षा न्यास ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। धर्म जात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्म जात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रानी बेग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रानी बेग मुर्दाबाद, धर्म जात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जिहाद का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है और जिस प्रकार से भारत में नाना प्रकार के जिहाद चल रहे हैं और ये जिहाद भारत की अस्मिता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए खतरा है और भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे सनातनी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, उन्हें भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी सरकारी विभाग के कर्मचारी अगर इस प्रकार के जिहाद फैला रहे हैं। अभी देखा हाल ही में आपने कि डॉक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है वो डॉक्टर जिहादी निकले और सारी हमारी टैक्स की पूंजी से वो डॉक्टर बने और उन्होंने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। ऐसा ही ये जो रानी बेग है ये जिहादी मानसिकता का उदाहरण है। यहाँ पर 2014 से लेकर अभी तक जिस प्रकार से इस रानी बेग ने जिहाद फैलाया है, उसका खुद का जो बैकग्राउंड देखेंगे कश्मीर का, उसका जो अभी वर्तमान में जो पति है वो कश्मीर का है और वो भी जिहादी मानसिकता वाला
प्रतीत होता है, क्योंकि जिस प्रकार से उस बच्चे की, मासूम 14 साल के बच्चे की खतना कराई गई है और बच्चा सनातनी हिंदू था और इस प्रकार की घटना उसके साथ की गई है। मासूम बच्चा जात पात नहीं समझता, लेकिन उसको इस प्रकार से उसका माइंड वॉश कर उसे जिहादी आतंक में धकेला जा रहा है। साथ ही सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को सरकार में किसी भी प्रकार से किसी भी पद पे रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये कार्रवाई, जिस प्रकार से आज हमने ज्ञापन दिया है, और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज कलेक्टर कार्यालय पर, उज्जैन पर धरना प्रदर्शन करेगा या यज्ञ और मिर्ची से यज्ञ करेगा, ताकि इनकी आंखें खुले। जिस प्रकार से अंधी बेरी सरकार, कहने को सनातनी सरकार है, लेकिन हमारे बच्चे आज सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है और हम सभी को सुरक्षित करने के लिए सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा।